नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीपशिखा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। प्रसिद्ध अफगान कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तालिबान से लड़ने के लिए हथियार संयुक्त राज्य से भी मदद मांगी है और द वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया है कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हैं और वह यह जियाउद्दीन लड़कों के साथ काम करेंगे और मुकाबला करने के लिए वह एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। प्रसिद्ध अफगान कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है। वो तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसके लिए अहमद ने संयुक्त राज्य से मदद भी मांगी है। उन्होंने द वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए कहा है कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर मुजाहिदीन लड़ाकों के साथ चलने के लिए तैयार हूं, जो एक बार फिर तालिबान से मुकाबला करने के लिए तैयार है। आतंकवाद को लेकर भारत ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक, जिसकी अध्यक्षता इस महीने भारत कर रहा है, इस दौरान मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही अफगानिस्तान के हालातों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया के लिए चिंता की बात है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से आतंकवाद का मुद्दा उठाया है और दुनिया को आतंकवादी कार्रवाई की वजह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों को लेकर आगाह किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान में और भारत के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन बिना किसी खौफ के और कई मामलों में पूरे समर्थन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। अब ऐसे में इस संगठन को हमारी समस्याओं को सिर्फ हमारी मुसीबत नहीं समझना चाहिए। ये भी कहा कि भारत मानता है कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे पड़ोस में ISIL काफी तेजी से सिर उठा रहा है और तेजी से अपना प्रसार कर रहा है, तो वहीं प्रतिबंधित हक्कानी नेटवर्क की बढ़ती गतिविधियां भी चिंता का कारण बन रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी राज आने के बाद अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार आतंकियों के हाथ लग गए हैं। इन हथियारों में आर्म्ड व्हीकल, हमवी विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ये हथियार तालिबानी आतंकियों के खात्मे के लिए दिए थे। अब अमेरिका के साथ ही कई देशों की चिंता बढ़ चुकी है। दरअसल इससे अमेरिका का सपना भी पस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका क्या कदम उठाएगा। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की दहशतगर्दी और तेज होती जा रही है। तालिबानी आतंकी खुलेआम सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं और विरोध करने वाले लोगों से मारपीट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर परिसर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने पार्वती मंदिर का भी आधारशिला रखी। वहीं पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आस्था को आतंक से मिटाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर परिसर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने एक पार्वती मंदिर का भी आधारशिला रखी और आस्था के महत्व को समझाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। कांग्रेस की तरफ से आज लोकतंत्र बचाओ तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है। कांग्रेस सेवा दल की तरफ से आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो आज जो है फिलहाल कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है पहुंचे हुए हैं और संगठन के जो महासचिव है कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, उनकी तरफ से जो है तिरंगा झंडा जो है फहराकर जो है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए जो है कहा गया है। कांग्रेस जो है लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ जो है कहीं ना कहीं उठाती हुई जो है नजर आ रही है। हमने देखा कि किस तरीके सदन के अंदर भी जो है तमाम विपक्षी पार्टियां जो है एकजुट नजर आई थी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि साफ तौर पर जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र जो है उसका जो उल्लंघन है वो कहीं ना कहीं जो है करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आज लोकतंत्र बचाओ यात्रा जो है निकाली जा रही है। पेगासस के मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा करना चाहती थी, किसान कानूनों की बात की जाए या फिर सदन के अंदर जिस तरीके से बिल पास करा लिए जाते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की जो हत्या है वो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज जो है कांग्रेस सेवा दल की तरफ से ये तिरंगा मार्च जो है यहाँ पर जो है निकाला जा रहा है और
भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो कहीं ना कहीं जो है निकालती हुई नजर आ रही है, और इस दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा जो है वो आज जो है निकाली जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार हर फ्रंट पर केंद्र सरकार को जो घेरने की कोशिशें है वो कहीं ना कहीं कर रही है, और इसी कड़ी में जो है आज ये कांग्रेस सेवा दल की तरफ से लोकतंत्र बचाओ यात्रा जो है तिरंगा बचाओ यात्रा वो फिलहाल निकाली जा रही है। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार को शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही के पहले दिन विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आए हैं। विपक्ष ने सरकार को सदन के भीतर भी और बाहर भी घेरने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस के विधायकों ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और पैदल कूच करते हुए कांग्रेस के विधायक सदन में पहुंचे। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड में की गई व्यवस्था, बेरोजगारी के आंकड़े समेत तमाम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा है। काबिले गौर है, हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है कि सदन की कार्यवाही 3 दिन की रहेगी। पंचकुला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑनलाइन तौर पर जुड़े। साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने सभी पदाधिकारियों को संबोधित किया। बैठक के दौरान भाजपा द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा और इसके साथ ही अन्नपूर्णा योजना पर भी समीक्षा की गई, जिस पर सभी सदस्यों ने और पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में 27 अक्टूबर को भाजपा के 7 साल सरकार में पूरे होने पर जो कार्यक्रम किया जाएगा उसकी तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की गई। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल में चल रहे घमासान के बीच अब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हत्या की आशंका जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव का कहना है कि जिस तरह से उनके समर्थकों को पार्टी के अंदर से पदों पर से हटाया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके विरोधी जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं वो उनकी हत्या ना कर दें। तो ये बड़ा बयान तेज प्रताप यादव का अब सामने आया है। अब देखना यह है कि पार्टी में ये चल रहा घमासान कब जाकर खत्म होगा। आरजेडी में चल रहे बवाल के बीच तेज प्रताप यादव ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि जब उनके करीबियों को पार्टी से हटाया जा रहा है तो कहीं पार्टी में उनके विरोधी उनकी हत्या ना कर दें। आपको बता दें कि पिछले कई दिन से पार्टी में घमासान चल रहा है, जिसमें तेज प्रताप यादव के करीबियों को पार्टी के तमाम पदों से हटाया जा रहा है, जिसके बाद से अब तेज प्रताप का इतना बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अवंतीपुरा में चल रही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ समाप्त हो गई है और दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है। दोनों आतंकियों की पहचान कर ली गई है। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़े हुए थे और सुरक्षा बलों को काफ़ी देर से इन दोनों आतंकियों की तलाश थी। मारे गए दोनों आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है और इसके अलावा पूरे इलाके की अभी घेराबंदी करने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल शुक्रवार भी सुबह के समय हुई बारिश से
स्वतंत्रता दिवस मनाकर इतिहास रच दिया गया है। लेकिन ये इतिहास ही रह जाएगा या आगे भी ये क्रम जारी होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। फरीदाबाद में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ती जा रही है और अब ऐसे में खेल भी पटरी पर आने लगे हैं। खासकर यदि बात की जाए स्विमिंग की, तो पिछले लंबे समय से स्विमिंग पूल बंद होने के कारण जो तैराक थे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उनके चेहरे पर भी कोरोना की रफ्तार थमने से खुशी नजर आ रही है। गुड़गांव में 3 दिवसीय स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए फरीदाबाद जिले की टीम तैयार की जा रही है और आज ट्रायल किया गया। स्विमर्स जो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे थे। साथ ही साथ जिला तैराकी संघ ने सरकार से यह भी आह्वान किया कि यदि ऑल वेदर पूल फरीदाबाद को मुहैया हो जाए और खेल नीति में स्विमिंग को भी सरकार उतना ही महत्व दे या फिर तैराकों का प्रोत्साहन करे, तो ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले ओलंपिक खेलों में भी फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से तैराक कई मेडल हरियाणा की झोली में डाल सकते हैं। फिलहाल कोरोना के कारण जो तैराक हैं उनकी ट्रेनिंग काफ़ी प्रभावित हुई है, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ी है और पूरी उम्मीद जताए हुए हैं कि इस स्टेट चैंपियनशिप में भी फरीदाबाद के तैराक अपना दमखम दिखाएंगे, फरीदाबाद के झोली में कई मेडल लेकर आएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा अब 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इस योजना के तहत अब खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से नई शिक्षा नीति के तहत 5 वर्ष तक के बच्चे सरकारी आंगनबाड़ी जो कि प्ले स्कूल के रूप में विकसित होंगे, उसमें शिक्षित होने के बाद सीधे पहली कक्षा में दाखिला ले सकेंगे। बता दें, नर्सरी प्री नर्सरी का कार्य अब आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल बने केंद्रों में पूरा किया जाएगा, जिसको लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में CDPO, सुपरवाइज़र व आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। बता दें, पहले चरण में 1135 केंद्रों को प्ले स्कूल में विकसित किया जाएगा। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में खोले जाने वाली ये प्ले स्कूल प्राइवेट प्ले स्कूलों को कितना टक्कर दे पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। करनाल में एक कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। करनाल के कुंजपुरा के सरकारी हॉस्पिटल की आपने तस्वीरें देखी, जहां पर एक नवजात बच्चा होता है और उस बच्चे की 20 उंगलियां नहीं बल्कि 24 उंगलियां पाई जाती हैं दोनों हाथों और दोनों पैरों में, जहां सभी व्यक्तियों की 5-5 उंगलियां होती हैं। लेकिन इस नवजात हुए बच्चे की जो बेटा है उसकी 6-6 उंगलियां हैं और बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त भी है। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से बच्चे के दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां हैं, पैरों में 6-6 उंगलियां हैं। हालांकि जानकारी ये मिली है कि उनके परिवार का जो पहले भी एक बेटा है उनके भी हाथों में 6-6 उंगलियां हैं और डॉक्टर भी हैरान है। डॉक्टर का कहना है कि 20 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने पहली बार ऐसा अजीबोगरीब बच्चा या कुदरत का करिश्मा या जिसे लक्की बॉय कहा जा रहा है वो देखा गया है, जिसके हाथों और पैरों में 6-6 उंगलियां पाई गई हैं। तो करनाल के कुंजपुरा के सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा उपचाराधीन है। हालांकि बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है महसूस हो रही है, लेकिन जिस तरह से नवजात बच्चा है तो 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में उसको जरूर रखा जाएगा, उसके बाद उसको जो है अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। यमुनानगर पुलिस द्वारा चलाया गया स्पेशल फ्लाइट डोमिनेशन अभियान। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने इस दौरान पूरे जिले का दौरा किया और वहीं अलग अलग जगह पर जो पुलिस द्वारा नाके लगाए गए थे वहां पर चेकिंग की गई। यमुनानगर के SP कमलदीप गोयल ने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जाता है, क्योंकि अपराधी और जो जिस प्रकार से रात को कोई शरारती तत्व हों उन पर अंकुश लगाने के लिए ये स्पेशल ड्राइव चलाई जाती है। और कई बार इस दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जो कि असामाजिक तत्व हैं या कुछ लोग अपराध करने के लिए निकलते हैं। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा इस दौरान जब भी पुलिस जो है वाहनों को चेकिंग करती है तो पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि पुलिस का मकसद आपको परेशान करना नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा के उद्देश्य से ही ये अभियान चलाया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले के अंदर 31 जगहों पर जो है पुलिस द्वारा नाके लगाए गए थे जहां पर चेकिंग की गई और इसी तरीके से 26 पेट्रोलिंग पार्टियां थी जिनके द्वारा जो है अरेस्ट की गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग नियमों के विरुद्ध जो है लेट नाइट तक जो दुकानें खोलते हैं उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि सभी लोग जो है नियमों का पालन करें और पुलिस को सहयोग करें। और ये अभियान जो है पुलिस महानिदेशक के अनुसार हर महीने जो है चलाया जाता है।
जुलाना का ये वही स्कूल है जो पिछले 2 दिन में लगातार 2 बार यहाँ पर चोरी हो चुकी है। हम आपको बताएं, इस स्कूल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक चौकी भी है। पुलिस इन चोरियों का पता लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। इसी चोरी के 2 दिन पहले यहाँ पर एक घर के आगे खड़ी गाड़ी के दोनों टायर चोरों ने चुरा लिए, लेकिन पुलिस अब तक उसका भी पता नहीं लगा पाई है। जुलाना में जो चोर हैं वो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उनका पता लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। इस स्कूल के आगे जिसके हम खड़े हैं, यहाँ पर लगातार 2 दिन चोरी हुई है और चौकी के बिल्कुल नजदीक ये स्कूल है, लेकिन पुलिस आज तक उन चोरों का पता नहीं लगा पाई है। ट्रक चोरी मामले में डवाली पुलिस ने चोरी की गुत्थी को कुछ ही मिनटों में सुलझाया है। गौरतलब है कि बीती रात डवाली के चौटाला हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने ट्रक का पीछा कर ट्रक को चोरी कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हुई और 3 थानों की पुलिस ने चौटाला हाईवे पर बदमाशों का पीछा करने के बाद ट्रक को बरामद किया है, जहां पर पुलिस को पीछा करते देख बदमाशों ने ट्रक को चौटाला गांव के पास खेतों में खड़ा कर मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल डवाली पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। करनाल से 12 दिनों से लापता अनोल गार्डन के मैनेजर का शव पानीपत की नहर में मिल गया है। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उधर शव के हालात देखो तो मुंह पर पट्टी भी बंधी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हत्या कर इस शव को नहर में फेंका गया है। फिलहाल इस सारे मामले की जांच जो है करनाल पुलिस कर रही है और पोस्टमार्टम के लिए शव को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया है। परिजनों का कहना है कि हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं किरण चौधरी ने सदन की कार्यवाही के बाद जनता टीवी से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। मॉनसून सत्र की पहले दिन की कार्यवाही पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। शुरुआत में शून्यकाल में भी और उससे पहले भी तमाम मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन खासतौर पर जो परिवार पहचान पत्र का मामला है उससे मुख्यमंत्री ने जवाब सदन में दिया। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से डाटा सुरक्षित है, किसी तरह से डाटा में कोई सेंधमारी नहीं हो सकती, लेकिन आप बार बार एक जो वो आंकड़ा दिखा रही थी, एक दस्तावेज दिखा रही थी कि इसके अंदर जो है वो इस डाटा को लीक किया जा सकता है, इसके ऊपर हैकर्स जो है वो हमला कर सकता है। बिल्कुल सत्य है और ये बात विधानसभा के अंदर मैंने कही और जो मुख्यमंत्री जी का जवाब था उससे बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये एक बार ये कलेक्शन हो गया आपका डाटा का, अब जैसे आपका पैन कार्ड है फॉर एग्जांपल, पैन कार्ड की डिटेल्स आपका जो है परिवार पहचान पत्र के अंदर चली जाती हैं, तो कल जो है अगर कोई हैकिंग करता है आपका पूरा का पूरा अकाउंट पूरी तरह से हैक हो सकता है। आपका जो है 100 तरीके से जो है ये मैनिपुलेशन हो सकती है। सो हर एक आदमी का ये परिवार पहचान पत्र बनाना जो है इसका कोई औचित्य ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। और ये जिस तरह से ये सरकार कर रही है और कह रही है कि ये बिल्कुल सिक्योर्ड है, जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके तहत जो है ये कॉर्पोरेट की जो है कंसल्टेशन, ये एक आईटी कंपनी है और सिक्योरिटी ऑडिट करती है और ये हरियाणा के आईटी इसका ऑडिट भी करती है। इन्होंने फ्लैग करी है कंसर्न कि इनका जो ये डाटाबेस जो है ये बिल्कुल सिक्योर्ड नहीं है। और क्या हुआ क्या है कि जुलाई के अंदर एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। अब ये मानने के लिए तो तैयार नहीं है, ये तो कहते हैं पूरी तरह से सही है, ये मानेंगे नहीं, लेकिन ये सत्य है कि जुलाई में सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। एक आदमी ने जो है इसके अंदर जो है हैकिंग करी है, हैकिंग करके जो है पूरा का पूरा डाटा जो है उसने अपने हाथ में लेने की वो करी है। सो इसके ऊपर जो है ये सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन क्रिड जो है, इसने ये भी एक एजेंसी है जो आईटी सेल के साथ बहुत क्लोजली काम करती है। उन्होंने भी आईटी डिपार्टमेंट को जो है कहा है कि इस इंसिडेंट का प्रोब कीजिए। सो आप चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।